यानंतर सगळ्यात मोठी बातमी आहे गडचिरोलीमधून। देशातल्या माओवादी चळवळीचा थिंक टँक अशी कारण्यामध्ये ओळख असलेला मल्ल ओजुला वेणुगोपाल उर्फ भूपतीनं काही महिन्यांपूर्वीच मुख्यमंत्री फडणवीसांसमोर आपल्या अनेक साथीदारांसोबत आत्मसमर्पण केलं होतं। अनेक हिंसक माओवादी कारवायांमागे याच भूपतीचा हात होता। भूपती माओवादी संघटनेत कसा सामील झाला आणि त्यांचा सर्वोच्च नेता कसा झाला याविषयी भूपतीनं पहिल्यांदाच न्यूज 18 मराठीवर उलगडा केला। आत्मसमर्पित माओवादी भूपती यांच्याशी एक्सक्लुसिव्ह बातचीत केली आहे आपले प्रतिनिधी महेश तिवारी यांनी। गेल्या 40 वर्षापासून देशात नक्षलवाद ते माओवाद हा संघटनेचा प्रसार दंडकारण्यात सुरू आहे। मात्र आता हा दंडकारण्यातला माओवादाचा प्रवास शेवटच्या टप्प्यावर आला आहे। या संपूर्ण प्रवासामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे ती मल्लोजुला वेणुगोपाल उर्फ भूपती उर्फ सोनू दादा या नावाने ओळख असलेले मोठे माओवादी नेते यांनी। गेली 40 वर्ष माओवाद्यांच्या संघटनेचा बौद्धिक चेहरा अशी ओळख असलेल्या मल्लोजुला वेणुगोपाल यांनी गेल्या वर्षी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समक्ष आपल्या 60 सहकाऱ्यांसह आत्मसमर्पण केलं आहे। एकूण 40 वर्षाचा माओवादी संघटनेचा प्रवास कसा होता, आत्मसमर्पणाची भूमिका नेमकी कशी समोर आली, या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे आज आपण जाणून घेणार आहोत। आपल्या सोबत स्वतः मल्लोजुला वेणुगोपाल उर्फ भूपती उर्फ सोनू दादा आहेत। मुझे बताइए कि 40 साल पहले 1980 के पहले के साल में आप पेद्दापल्ली से पीपल्स वार ग्रुप में जो गए वो समय कैसे था और किन कारणों से आपने पीपल्स वार ग्रुप ज्वाइन किया था? आप और आपके साथ आपके भाई किशन जी भी थे, क्या कारण थे वो? उस समय का सामाजिक शोषण ज़्यादा था। सामंतवाद व्यवस्था के वजह से गांव में सामाजिक शोषण रहता था और उस समय में समाज में भी अलग अलग प्रकार के समस्याओं को लेकर संघर्ष चल रहे थे। पहले भी वहाँ पर हमारे तेलंगाना में सशस्त्र आंदोलन चला था 1946 से लेकर 51 तक और उसका भी प्रभाव था। और घर में हमारे छोटे भाई किशन जी ने जो एक सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को अपनाया था उनका प्रेरणा भी था। इन तमाम वजहों से लेकर मैं एक इस आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर इसमें आया हूँ। मुझे बताइए कि किशन जी और आप दोनों छात्र माओवादी संगठन का जो छात्र आंदोलन है उससे भी आप लोग जुड़े थे और उसी के बाद आप पीपल्स वार ग्रुप में पूरे सक्रिय हो गए? किशन जी मेरे से पहले है। वो किशन जी एक नेता थे। हमारे जो छात्र संगठन है रेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन उसके निर्माता में एक था वो। मैं बाद में कॉलेज स्टूडेंट के समय से ही मैं उस संगठन में सदस्य बनकर मैं काम किया था। आप दोनों भाई जब माओवादी संगठन उस समय जो नक्सलवादी संगठन बोल के कहा जाता था उसमें जुड़ने के बाद घर के सदस्यों की क्या प्रतिक्रिया थी? आपके माताजी, आपके पिताजी, पूरे परिवार का क्या कहना था उस समय? परिवार में हम 3 भाई थे। बड़ा भाई अपना पढ़ाई और कुछ काम करने के पक्ष में ही था। वो कभी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ नहीं था। और मेरा पिताजी ने एक फ्रीडम फाइटर था। उन्होंने कभी भी हमें विरोध नहीं किया क्योंकि मेरे उम्र में मेरे जवानी में मैं कांग्रेस पार्टी के तहत रहते हुए मैं आज़ादी देश के आज़ादी के लिए मैं काम किया हूँ। मैं एक फ्रीडम फाइटर हूँ और आज मेरे बच्चे उन लोगों को जो समझ में आया है उस विचारधारा के साथ वो लोग चल रहे हैं। ऐसा मानकर पिताजी ने हमें आपत्ति नहीं उठाया और माँ ने स्वाभाविक रूप से माने करने की काम गलत नहीं है लेकिन मुझे छोड़कर जाते हैं लड़के करके ऐसा रोती थी। 1980 में आप पहली बार सिरोंचा आए, जो महाराष्ट्र का प्रवेश द्वार जिसे कहा जाता है। उस समय सिरोंचा, उसके बाद में अहेरी, ये सभी जगह पर की संगठन की स्थापना में आपका बड़ा रोल रहा है। क्या हालात थे उस समय सिरोंचा, अहेरी, भामरागढ़, एटापल्ली सभी जगह के? मैं ऐसा पहले जो 80 में आए थे उन 7 दलों में मैं नहीं था। मैं 2 साल पहले 1.5 साल बाद में आया था। 1982 अप्रैल में मैं आया था लेकिन फर्स्ट मैं गोदावरी के उस पार में महादेवपुर में आया था। बाद में 1983 में मैं इधर महाराष्ट्र में आए थे। उस समय में सिरवंचा हो, आयरी हो, येटपल्ली हो,
भामरागढ़ हो, सभी जगहों पर फॉरेस्ट वालों का बहुत प्रताड़ना था, पीड़ा था और फॉरेस्ट वालों का बहुत शोषण था। उस शोषण में जनता बहुत परेशान थे। वो उसके विरोध करते हुए हम जनता में काम किए हैं। मुझे बताइए कि सिरोंचा, हेरी, एटापल्ली, भामरागढ़ होते हुए आप लोग बस्तर में चले गए, तो उन परिस्थितियों में आपका वो सफर पूरा कैसे रहा है? एक्चुअली हम इधर से उधर बस्तर नहीं गया है। बस्तर के लिए अलग स्क्वाड्स आए थे, गढ़चिरौली के लिए अलग स्क्वाड्स आए थे। जहाँ के लोग वहाँ काम किए थे, वहाँ के लोग बस्तर के परिस्थितियों में, वे लोग वहाँ भी परिस्थितियों में ऐसा ही परिस्थितियाँ थी और इधर भी परिस्थितियाँ सेम थी। उधर भी ट्राइबल है, इधर भी ट्राइबल है, सेम ट्राइब्स है, इसलिए वहाँ के लोग वहाँ काम किए, इधर के लोग हम इधर काम किए हैं। कमलापुर का अधिवेशन, जिसे काफी चर्चित अधिवेशन कहा जाता है, उस अधिवेशन के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे हालात में वो अधिवेशन तय हुआ था और क्या हुआ था उस समय? एक्चुअली अधिवेशन तो उस समय में हमारा संगठन का नाम था आदिवासी शेतकारी सेहत मजदूर संगठन करके हम एक संगठन का निर्माण किया था। गांव में जाके हम शेतकारों को हम संगठित करते थे, हम उन लोगों को सुदृढ़ीकरण कंसोलिडेट करते थे। उन लोगों को कंसोलिडेशन होने के समय पर एक अधिवेशन चलाने के लिए हम निर्णय लिया था। पहले फॉरेस्ट वाले एक्सेप्ट किए थे, वो लोग फिर हमें मंच बनाने के लिए जो कुछ लकड़ियां लाए थे उसका भी कुछ विरोध नहीं किया था। लेकिन जिस दिन अधिवेशन था उस समय में पीओआर करके वो मंच को गिराना और वहाँ पर कुछ डिस्टर्ब करना, ये करने से पूरा एक दहशत की माहौल बन गया था। अधिवेशन नहीं चल पाया था। लोगों में तो एक संगठन बनाने के पक्ष में लोगों में विचार था। लोग आए थे हजारों की संख्या में, भामरागढ़ से, कसनसूर से, सिरवंचा से आए थे। बाहर के लोग भी तेलंगाना से आए थे, बुद्धिजीवी लोग आए थे, कलाकार लोग आए थे और इधर सिरवंचा से, इधर चंद्रपुर से भी आए थे, नागपुर से भी आए थे, कुछ छात्र बॉम्बे से भी आए थे। उस समय में सोशलिस्ट विचारक था एक नाथराव साड़वे करके एक एडवोकेट था चंद्रपुर में, वो भी अच्छा जेंटलमैन था, वो उनका भी सहयोग था। इन तमाम लोगों को लेकर हम एक संगठन का अधिवेशन चलाने के लिए प्रयास किया था, लेकिन लीगली वो नहीं हो पाया। लेकिन हम उसको बंद नहीं किया। जब लीगली डिस्टर्ब हो गया तो हम फिर जंगल में लोगों को ले जाके, किसानों को ले जाके वो हम वहाँ पर अधिवेशन किया था। अभी आपने एकनाथराव साळवे जी का नाम लिया है, जी हाँ। तो सबसे बड़ी बात है कि 1991 में धर्माराव बाबा जो उस क्षेत्र के विधायक थे, उनका किडनैप हुआ, अपहरण हुआ। तो कुल मिलाकर ये अपहरण करने का, किडनैप करने का जो ये था घटना, ये क्या स्वरूप था और किस तरह इसको ये किया गया था? ये 81 में उनका किडनैप नहीं हुआ था, 91 ये 86 में हुआ था। 91 में, हाँ 91 में उनका हुआ था सही में, क्योंकि उस समय में एक फॉर्म ऑफ स्ट्रगल के रूप में हम अपनाए थे। क्योंकि इधर एक हमारा साथी को बल्लाशा में पुलिस ने अरेस्ट किया था, उनको छुड़वाने के लिए धर्माराव को हमने अरेस्ट करके ले गए थे। बाद में हमारे साथ में उस समय में हमारा कॉमरेड देवजी था, उनके साथ में कुछ दिन जंगल में थे। फिर बाद में गवर्नमेंट के साथ में हमारा वार्ता नेगोशिएशंस हुआ था, फिर हमारा साथी को जंगल से लाकर छोड़ दिया, हम आतरम सर को छोड़ दिए थे। मुझे बताइए कि पीपुल्स वार ग्रुप से लेकर अभी तक का भाकपा माओवादी, ये संगठन का जो संपूर्ण प्रवास है, उसमें देखा जाए तो हिंसक गतिविधियां स्पेशली सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ में करने के लिए जो हथियार अपनाए गए, उसमें सबसे बड़ा हथियार था लैंडमाइन ब्लास्ट करना, आईईडी करना। तो जो कहा जाता है कि ट्रेनिंग, जो कैडर्स को ट्रेनिंग दिया गया तो एलटीटी की तरफ से काफी मदद मिली, तो इसमें क्या है, कैसे एलटीटी ने उस समय हेल्प किया था, क्या है उसके बारे में, क्या सच्चाई है? ये बहुत गलत फहमा है, क्योंकि एलटीटी के साथ में हमारा कोई संबंध नहीं है। एलटीटी वाले कोई हमारे इसमें ट्रेनिंग नहीं दिया था। एलटीटी में जो काम किए थे वहाँ पर भी लीडरशिप में आए थे, उसमें से अलग होकर कुछ लोग बाहर आए थे। जो लोग एलटीटी को छोड़कर बाहर आए थे वो लोग हमें प्रशिक्षण दिया है। वो तो बहुत बड़ी परिवर्तन है हमारा मिलिट्री एक्टिविटीज में। उन लोगों से ट्रेनिंग लेने के बाद ही एक रेडिकल चेंज आया था। मतलब भले एलटीटी का अधिकृत नाम ना हो, लेकिन एलटीटी छोड़कर जो बाहर निकले उन्होंने उस तरह का जो ट्रेनिंग दिया है, उसी के बाद ही आपकी जो सशस्त्र इसको है बड़ा एक गति मिली, ऐसा बोलते हैं।
हाँ, वही अधिकृत का बहुत इम्पोर्टेंस रहता है ना, इसलिए एलटीटी वालों से कोई हमारा लेना देना नहीं था। जो आप बता रहे वैसा ही उससे अलग हुआ है। कुछ लोग वो विचारधारा से जुड़ा हुआ है, मार्क्सिस्ट विचारधारा से, उन लोगों से हमें ट्रेनिंग मिला है। वो बहुत मौलिक मूल परिवर्तन आया है। उसके बाद में ही हमारा मिलिट्री एक्टिविटीज में बहुत अच्छा परिवर्तन आया था। मुझे बताइए कि सबसे बड़ी बात है कि आज इतने बड़े बड़े वेपन्स जो आप लोगों के पास, संगठन के पास थे, तो कई बड़े हमलों में लूटे गए थे, कई थे। तो ये वेपन्स, ज्यादातर वेपन्स और बाकी जो मटेरियल है वो कहाँ से मिला है? संगठन को कहाँ से मिलता था? आप ही बोल रहे लूटे करके, इसलिए लूटे हैं, पुलिस से ही मिले हैं, पुलिस से ही लाए हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वो तो पाइप लाना है, नहीं तो दूसरा कुछ चीज़ें लाना है, बाजार में मिलता है, वो बाजार से लाते हैं। बाजार से लाके कुछ हम तैयार भी करते हैं। इसलिए हम बहुत ये करके ही, मिलिट्री एक्शंस करके ही, मेन हमारा सोर्स है मिलिट्री एक्शन से ही हम हासिल किए हैं। अच्छा, मुझे बताइए 40 साल का आपका दंडकारण्य का जंगल का सफर है, कैसे रहा है? बहुत अच्छा रहा मेरा 40 साल जिंदगी जंगल में, क्योंकि आज मैं ऐसा रहने के पीछे वही जिंदगी का कारण है। फिजिकली, मेंटली, हर एक प्रकार का मैं जंगल के जनता के जुड़ा हुआ हूँ, आदिवासियों से जुड़ा हुआ हूँ। आदिवासियों से मैं बहुत अच्छा, मुझे प्यार किए थे, मोहब्बत किए थे, बचाए थे, एक अच्छा दोस्त और नेता के रूप में स्वीकार किए थे। मुझे कोई उसमें ये नहीं था, लेकिन हमारा पॉलिटिक्स हम आगे ले जाने में हम विफल होने के कारण से हम बाहर आए हैं। आज माओवादी संगठन के जो हालात है, वो हालात को आप, इस विचारधारा को इतना आप मानते हैं, तो उस हालात की तरफ जाने की वजह क्या है? आज माओवादी संगठन अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही, खत्म होने की कगार पे आप पहुंची है, क्या कारण मानते हैं आप? जो भी कारण है, एक पदार्थ में, एक मैटर में जो चेंजेस होता है, वो चेंजेस इंटरनली कॉन्ट्रडिक्शन से ही होता है। पदार्थ में बदलाव कहाँ से आता है? पदार्थ में ही उत्पन्न होता है। बाहर की परिस्थितियां जो होता है वो हेल्पफुल होता है। इसलिए हमारा पार्टी ने जो गलतियां किया है, एक गलतियों से ही हम यहाँ एक कगार पर पहुंचने की दिशा में हम चले गए। ये मेरा कहना ही नहीं है, पूरा पार्टी का उदाहरण है। ये हमारा पार्टी का जो CCPB सर्कुलर लिखा था 2024 अगस्त में, वो सर्कुलर में ये तमाम विषय हम उल्लेखित किए हैं। वैसा ही हमारा पार्टी का गलतियां एक कारण है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट का, स्टेट फोर्सेस का भी ये तेज हुआ है, ऑपरेशन तेज हुआ है। इसका तमाम चलते हम यहाँ तक आ गए हैं। आपको क्या लगता है, मार्च 31 तक माओवाद खत्म करने का जो 2 साल पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में जो ऐलान किया था, तो उस समय आपको क्या लगा था कि फोर्सेस की गतिविधियां काफी बढ़ेगी या क्या होगा? उस समय क्या आपको लगा था? उस समय में लगने की बात नहीं है। मैं तो बहुत पहले से ही ये पार्टी नहीं चलेगी, मैं बहुत पहले से ही आंकलन कर रहा था। मेरे असेसमेंट था, मैं मेरे CC में, PB में मैं चर्चा करते ही आ रहा था। ये तो लेने की दिशा में ही चल रहा था। उस समय में ये ऑपरेशन हमारे ऊपर एक ब्लो की टाइप में गिर पड़ा है। आपने कब आवाज उठाया आपके पार्टी में कि पार्टी को अब हथियार छोड़ देना चाहिए? हथियार छोड़ने की बात मैं नहीं उठाया था पहले से हम क्या क्या गलतियां कर रहे, गलतियों पर मैं 2003 से मेरा संघर्ष शुरू किया है। वो वैसा 2024 तक मेरा संघर्ष जारी था। हथियार छोड़ने की बात मैं 2024 नवंबर में पार्टी कमिटीज के सामने रखा था। ऐसा कहा जाता है कि बसवराजू जिनकी मौत हुई, उसके बाद ही आपके आत्मसमर्पण की भूमिका आपके अंदर पनपने लगी, इसमें कितनी सच्चाई है? ये गलत है। मेरे आत्मसमर्पण का ये बात जो है, हथियार छोड़ने की बात जो है, ये हमारा जो जनरल सेक्रेटरी बसवराजू का था, उनका जो विचार है उसको ही मैं आगे ले जाने के लिए मैं इस मैदान में आया है। क्योंकि पहले हमारे GS ने ये स्टैंड लिया था, क्योंकि आंध्रा और बाकी कुछ जगहों से कुछ इंटेलेक्चुअल्स और कुछ प्रगतिशील बुद्धिजीवी, उन लोगों से ऐसा शांति वार्ता का जो कुछ प्रस्ताव आया था, वो प्रस्ताव के समय में ही हमारे GS ने, हम हथियारों के साथ काम नहीं कर सकते हैं, शांति वार्ता में जाना है, हथियार छोड़ना है करके एक मन बना लिया था। मैं उस समय में यहाँ पर नहीं था, मैं उड़ीसा में था। मुझे ये तमाम इस विषयों के बारे में जानकारी नहीं था। बाद में मैं उड़ीसा से इधर आने के बाद यहाँ के साथी लोग मुझे समझाया, बताए ऐसा ऐसा हुआ करके। तो लेट अस कंटिन्यू इट।
हम छोड़ना नहीं करके मैं उसमें फिर आगे बढ़ा है। मुझे बताइए कि सबसे बड़ी बात है, आप आपकी वाइफ जो तारक्का है, जिन्होंने काफी साल आपके साथ माओवादी संगठन में काम किया है, उनका आत्मसमर्पण ये आपका फैसला था या उनका खुद का फैसला था? किसी का फैसला नहीं है, परिस्थितियों का दबाव है, परिस्थितियों का नतीजा है वो। क्योंकि वो खुद मैं आत्मसमर्पण करने की दिशा में जा रहा हूँ करके वो नहीं बताए, आत्मसमर्पण करना करके मैं नहीं बताया हूँ। लेकिन ऐसा कई लोग हैं, एक तारक्का का बात नहीं है, तारक्का जैसे लोग सीनियर कांग्रेस, वेटरन कांग्रेस, बुजुर्ग लोग, बहुत लोग थे, उन लोगों को बचाने की स्थिति में पार्टी नहीं थी, इसलिए उन लोगों को क्या करेंगे? देयर इज नो अल्टरनेटिव बिफोर अस। ऐसा कहा जाता है कि आप गढ़चिरौली में आत्मसमर्पण किए, तारक्का के ऊपर आपका जो स्नेह है, जो प्रेम कहिए, तो उस वजह से आपने गढ़चिरौली आना स्वीकार किया, गढ़चिरौली के लिए आपकी भूमिका तैयार हुई, क्या कहते हैं? तारक्का से ज्यादा प्रेम गढ़चिरौली जनता से है मेरा। वो जनता की प्रेम से, वो जनता की प्यार से, और मेरा कार्यक्षेत्र गढ़चिरौली होने की वजह से मैं इधर आया हूँ। तारक्का में उसमें एक बाग है। 2011 में आपके जो भाई है किशन जी, उनको पश्चिम बंगाल में मुठभेड़ में मारा गया था। उस समय के हालात देखने के बाद आपको उस समय क्या लगा था कि आज जो परिस्थिति में आपके भाई की मौत हो चुकी है, तो उस समय आपके मन में कुछ विचार उमटा था क्या? और ऐसी जो चर्चा है कि उनका जो अंत्य संस्कार पेद्दापल्ली में हुआ, उस समय आप गए थे या 12 दिनों में आप जाके मिले थे अपने घर वालों से, माँ से, क्या सच्चाई है? उनका जब एनकाउंटर हुआ था, एनकाउंटर के बाद तो उस समय में बहुत सारे लोगों का एनकाउंटर हो रहा था। सीसी में उसके पहले कॉमरेड चेरकुरी राजकुमार का एनकाउंटर हुआ था, और उसके पहले और कई लोगों का हो रहा है। उस सिलसिले में एक एनकाउंटर मेरे भाई का भी हुआ है, इसलिए उसका कोई प्रभाव ऐसा नहीं है। और एनकाउंटर होने के बाद जो फ्यूनरल्स होता है घर में, उसमें मैं भाग नहीं लिया, नहीं गया मैं। आपकी माँ के साथ आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई? मेरी माँ के साथ मेरी आखिरी मुलाकात 1982 मार्च अप्रैल। उसके बाद कभी आपने माँ से मिलने का प्रयास नहीं किया? प्रयास करने से मेरे हाथ में नहीं है ना, इसलिए प्रयास करने के लिए कोशिश भी नहीं किया। क्योंकि मैं जब क्रांति के लिए क्रांति ही मेरा माँ करके, क्रांति ही मेरा बहन है, क्रांति ही मेरे परिवार है, क्रांति ही मेरी है, सब कुछ है करके जब सोचा, तो बाकी लोगों के बारे में कैसे सोचूंगा। आपने जब आत्मसमर्पण करने का फैसला किया यहाँ पर आने का, तो आपके जो सपोर्टर्स थे, संगठन में जो साथी थे, तो किस तरह का कुछ विरोध का सामना करना पड़ा है क्या? वैसा तो कोई मुझे विरोध नहीं किया, क्योंकि मैं सभी लोगों के सामने मेरा पक्ष रखा था। और इधर गढ़चिरौली डिविजनल कमेटी और कंपनी 10 का कमेटी वाले, और उत्तर बस्तर के कमेटी, और पूर्व बस्तर के कमेटी, और माड़ के कमेटी, सभी लोग मुझे समर्थन दिया है, सभी लोग मेरे साथ में आया है। मैं इधर मात्र 61 लोग इधर आया है, और उधर बहुत सारे लोग उधर गए हैं, इसलिए एक के पीछे एक और भी आ रहा है, आप भी देख रहा है, इसलिए कोई मुझे विरोध नहीं किया है। सबसे बड़ी बात है, मुप्पाला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति, जो शुरुआती दिनों से आपके साथी है और सबसे बड़े पद पर थे, आज मार्गदर्शक की भूमिका में है। गणपति के साथ आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई? आखिरी मुलाकात तो 2024 नवंबर 18। कहाँ होंगे गणपति अभी? ढूंढ निकालिए आप कहाँ है, मैं कैसे बता सकता हूँ, मेरे हाथ में नहीं है। मेरे क्या लगता है मैं आपको? आके 4 आपको क्या महीने। लगता है, गणपति सरेंडर कर सकते हैं? क्या लगता है आपको? आप इतने साल उनके साथ रहे, उनके आइडियोलॉजी के हिसाब से। मेरे बारे में कोई आंकलन किया था क्या पहले? इसलिए दूसरों के बारे में मैं कैसा बता सकता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि देवजी का जो चयन जनरल सेक्रेटरी के में हुआ, ऐसा कहा जाता है, तो इसमें सच्चाई क्या है? रत्ती भर भी नहीं है, 1% भी नहीं है। महासचिव का चुनाव हुआ नहीं, पार्टी मिलने की संभावना ही नहीं है, गुंजाइश नहीं है। देवजी और चंद्रना एक तरफ थे, मैं और संग्राम एक तरफ थे, डीके में 4 लोग ही हम सीसी थे। 4 लोगों में से दोनों इधर दोनों उधर है, महासेक्रेटरी को कौन चुनना है? खुद देवजी नहीं बोल रहे मैं सेक्रेटरी हूं करके, आप लोग क्यों चिंता उठाते हैं? अच्छा, मुझे बताइए कि आपके जो अभी केंद्र समिति के जो पुराने कुछ बचे हुए साथी हैं, तो उसमें ये सबके साथ आपकी आखिरी मुलाकात कब की है? देवजी, मिशिर बेसरा हो गया, गणपति, ओवरऑल एक मीटिंग जो सेंट्रल कमेटी की जो रही थी, आखिरी मीटिंग कब हुई है? ओवरऑल मीटिंग सेंट्रल कमेटी का एक जगह पे होने की स्थिति 2010 के बाद नहीं है।
हम एक जगह पे सीसी मीटिंग नहीं कर पाया था। इधर मध्य रीजन में जो लोग हम थे सीसी मेंबर्स, मध्य रीजन के सीसी मेंबर्स के साथ मेरा मुलाकात 2023 मार्च में हुआ है। फिर उसके बाद कुछ सीसी मेंबर्स और जो आप जैसे बोले गणपति और बसवराज, इन लोगों से 2024 नवंबर में हुआ था। सबसे बड़ी बात ये सवाल ये है कि अभी जो माओवादी संगठना है उस संगठना के बारे में जो एक डेडलाइन दी गई है मार्च 31 तक का, तो आपको क्या लगता है ये मार्च 31 तक माओवाद खत्म करने की दिशा में जो प्रयास हो रहा है उसमें फोर्सेस को जो अभी सफलता मिल रही है, तो कुल मिलाकर क्या लग रहा है आपको? जो अमित शाह जी ने रायपुर में भाषण दिया था 4 दिन पहले, वही बताया ना, अमित शाह जी ने बताया, वही चल रहा है, वही चलेगा। हिडमा के बारे में अक्सर कहा जाता है कि हिडमा आपके बहुत विश्वसनीय पसंदीदा साथी थे, जी आपके हाँ। साथ काफी रहा, तो कैसे रहा हिडमा के साथ का सफर, कैसे रहा? बहुत अच्छा रहा था। हिडमा जी ने मुझे जब हम मिलते थे, बीच बीच में मिलते थे, बहुत सम्मान करते थे, प्यार से देखते थे, मेरे सुरक्षा की जिम्मेदार पर्सनली लेते थे, बहुत अच्छा थे। आपको हिडमा के मुठभेड़ में मारे जाने की खबर कब मिली और क्या लगा आपको? आपके मीडिया के जरिए ही मिला मुझे, और दूसरा कोई चारा नहीं है। मैं आके इधर बैठा हूँ इसलिए मुझे मिला है, तो आपके मीडिया की तरफ से ही मिला है। क्या लगता है, हम बोले तो सुने नहीं, हाँ, हम आपने नहीं बचा। सलाह दी थी हिडमा को सरेंडर की? पूरा पार्टी को दिया हूँ, अभी भी दे रहा हूँ, आपकी मीडिया के थ्रू मैं संदेश दे रहा हूँ, जो कुछ बचे हैं आइए करके, अभी भी दे रहा हूँ, जब भी दिया था। सबसे बड़ी बात है जल जंगल जमीन का ये मुद्दा लेकर आपकी संगठन लड़ी है। आज संपूर्ण जो दंडकारण्य में हालात में, दंडकारण्य की परिस्थिति में, जल जंगल जमीन की परिस्थिति में क्या बदलाव पहले के मुकाबले आया आपको दिखता है? हम मात्र जल जंगल जमीन के लिए लड़ा नहीं, ये एक पार्ट है। एक हम जहाँ पर जंगल है, जंगल में ये नारा दिया गया है, जहाँ पर जंगल नहीं है वहाँ पर भी हमारा जोतने वाले को जमीन नारा है ना। और परिस्थितियाँ बदल चुका है, परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग नारा आते हैं, इसलिए परिस्थितियों में बदलाव आया है। आज गढ़चिरौली में हो, जंगल में हो, जहाँ भी हो, विस्थापन के विरोध में लोग संघर्ष कर रहे हैं। एक सवाल है कि आप यहाँ से जाने के बाद तेलंगाना में राजनीति ज्वाइन करेंगे या नहीं, ऐसी चर्चाएं हैं, तो क्या आपका राजनीतिक सफर रहेगा, आगे चुनाव लड़ेंगे, क्या है आपका विचार आगे का? आपका सजेशन बताइए। मैं तो तेलंगाना नहीं जा रहा हूँ, मैं तेलंगाना जाने वाला भविष्य नहीं, में? मैं आपके साथ गढ़चिरौली में रहने वाला हूँ। आपका सजेशन दीजिए, और सभी साथियों का, सामाजिक लोगों का और हमारा जनता का सजेशन लेके हम काम करेंगे आगे। आपके परिवार के साथ अभी जो आत्मसमर्पण के बाद मुलाकात हुई आपकी? हाँ, हुआ है, हमारा परिवार वालों से मुलाकात हुआ है, यहाँ ऑफिशियल्स ने मिलवाया है, दोस्तों से भी मुलाकात हो रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। वैसा उसी में आपका क्या प्रतिक्रिया थी आपकी जब उनके साथ मुलाकात हुई उनकी? नॉर्मल प्रतिक्रिया थी, क्योंकि आज मेरी बेटी की 40वीं शादी दिवस है। आज 19 फरवरी करके जब सुनी थी, मैं बहुत इतना बड़ा मैं हो गया हूँ। मेरी बेटी 40 साल की मैरिज डे मना है, और उसकी उम्र अब इतना 50। कहाँ है अभी वो हैदराबाद में रहती है। अच्छा। इसलिए बहुत अच्छा एक ये बेटी होता आकर है। मिली आपको? हाँ, आई है, मेरी बेटी मिली है, मेरे बेटे मिले हैं, सब कुछ मिले हैं, सब कुछ हो। अच्छा, खुश हो गए वो सब? बहुत खुश है। तो अब ये नया जीवन आपका, जंगल का सफर था उससे हटकर ये नया जीवन है, क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं खुद के अंदर में? और 1 महीने के बाद आप पूछने से बताऊंगा, और मार्च 31 आया नहीं ना, उसके बाद बाहर आएंगे। अब तो एक प्रकार मैं पूरा खुला नहीं हुआ ना। तर हे होते मल्लोजुला वेणुगोपाल उर्फ सोनू दादा उर्फ भूपती, ज्यांनी आपल्याला माओवादी संघटनेच्या प्रवासाबद्दल काही थोडक्यात होईना कोणा पण काही प्रमाणात आपल्याशी त्यांनी संवाद साधलेला आहे। व्हिडिओ जर्नलिस्ट प्रशांत मोहितेसह महेश तिवारी, न्यूज 18 मराठी, गडचिरोली।